हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मयंक सर की इस साइंस क्लास में। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपने घरों पर अच्छे होंगे और सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई चला रहे होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम, अर्थात जीवों में जनन किस प्रकार से होता है। और हम इस चैप्टर में जानेंगे कि आखिरकार जनन क्यों किया जा रहा है, जनन करने से क्या होगा, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, कितने प्रकार की उसकी विधियां होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी बहुत सारी चीजों को हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, अर्थात रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात करता हूं आपसे इस क्लास में कि आपने इस जनन से पहले छोटी कक्षाओं में बहुत सारी क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया होगा। आपने पोषण पढ़ा हुआ है, आपने श्वसन पढ़ा हुआ है, आपने वहन यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में और उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा होगा। ये सभी जो क्रियाएं हैं जो मनुष्यों के द्वारा की जा रही हैं, पादपों के द्वारा की जा रही है, अन्य जीवों के द्वारा की जा रही है, चाहे वो पोषण क्यों ना हो, चाहे वो श्वसन हो, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो क्या हो, परिसंचरण हो, ये सभी क्रियाएं व्यक्ति के जीवन जीने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। यदि ये क्रियाएं नहीं होंगी तो व्यक्ति इन क्रियाओं के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। फिर हमारे सामने बच्चों सवाल ये आता है कि पोषण हुआ, श्वसन हुआ, वहन हो गया आपका और उत्सर्जन, यह सभी क्रियाएं तो मनुष्य के जिंदा रहने के लिए क्या है, जरूरी है। परंतु जनन जो है वह आखिरकार मनुष्य के द्वारा की जाने वाली या फिर पादपों के द्वारा की जाने वाली क्रिया है। और फिर इसमें आखिरकार यह जरूरी है या नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम ये सभी बात जानते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य के द्वारा की जाने वाली ये क्रियाएं, चाहे पोषण हो, श्वसन हो, वहन हो और उत्सर्जन हो, यह जिंदा रहने के लिए क्या है, जरूरी है। परंतु आपका जो जनन वाली प्रोसेस है, यह व्यक्ति के जीवित रहने के लिए क्या नहीं है, आवश्यक नहीं है, जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। तो आपने ये जाना कि जनन जो है वह जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, पहला पॉइंट तो आपके सामने ये बना। दूसरा क्या बना, मैंने आपसे कहा हम जानते हैं कि जनन की प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा जो होती है, यानी एनर्जी का क्या होता है बच्चों, लॉस होता है। यानी कि पहली बात तो जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है जनन। दूसरा क्या पढ़ा आपने कि जब कोई भी सजीव क्या करता है, जनन करता है, तो उसमें अत्यधिक मात्रा में एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। अब हमारे सामने दो बातें आ गई। हमने ये जाना कि ना तो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ना ही अत्यधिक, और साथ ही इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का क्षय भी हो रहा है। तो फिर आपके दिमाग में चीज उत्पन्न होती है कि इतनी नेगेटिव पॉइंट यहां पर आ रहे हैं, तो फिर आखिरकार जीवों के द्वारा जनन की प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है। तो इसी चीज का हमें इस चैप्टर में उत्तर मिलने वाला है कि आखिरकार जीव जनन क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कोई भी जो जीव है, अब हम इसी क्वेश्चन का उत्तर जानने वाले हैं। मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने अभी आपको यह बताया कि जनन ना तो जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, और जो सजीव जनन करता है अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, इसमें ऊर्जा का क्षय भी होता है। जब अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का क्षय हुआ और जिंदा रहने के लिए एक आवश्यक क्रिया भी नहीं है, तो फिर आखिरकार यह मनुष्य के द्वारा क्यों अपनाई जाती है या फिर अन्य जीवों के द्वारा क्यों अपनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का हम उत्तर पाते हैं। देखना, आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव जो है वह क्या चाहता है विद्यार्थियों, वह चाहता है कि मान लीजिएगा यह कोई जीव है। अब यह जीव ये चाहता है कि इसकी क्या उत्पत्ति हो, संतान हो। और ये क्यों चाह रहा है कि इसकी संतान हो, क्योंकि यदि इस जीव की संतान उत्पत्ति होगी तो मान लीजिएगा ये तो क्या है, पेरेंट्स है, और ये कौन है, इसकी एस, यानी कि क्या हो गई, इसकी संतान हो गई, संतति हो गई। तो ये पेरेंट्स हो गई, संतति हो गई। तो प्रत्येक पेरेंट्स ये चाहता है कि जनन वह इसलिए कर रहा है कि जिससे उसकी जो संतान उत्पत्ति होगी, संतान की उत्पत्ति होने से
उसकी जाति जो है उस जाति की निरंतरता बनी रहेगी। यानी कि आपसे मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं, जब आपको कोई व्यक्ति देखता है तो वह आपसे पहले आपके पिताजी का नाम पूछता होगा कि आपके पिताजी का नाम क्या है। मान लीजिएगा उसने आपके पिताजी को वो नहीं जानता, तो फिर वो आपसे क्या कहेगा, वो आपसे आपके दादाजी का नाम पूछेगा, दादाजी से क्या हुए। अब बच्चों जैसे ही आपने उसको अपने दादाजी का नाम बताया, तो दादाजी का नाम बताते ही वह आपको पहचान जाता है और वह कहता है अच्छा आप उस कुल के हैं। मतलब क्या हुआ, यदि मान लीजिएगा दादाजी के पिताजी और पिताजी से हम नहीं हुए होते, या फिर दादाजी क्या होते अकेले ही होते, तो इनका जो कुल है, इनका जो वंश है, इनकी जो पीढ़ी है वह क्या हो जाती बच्चों, समाप्त हो जाती, और आगे जो है इनका जो कुल है वंश चल ही नहीं पाता। यानी कोई जान ही नहीं पाता कि हमारे दादाजी का, जैसे मान लीजिएगा नाम क्या है मोहन, कि भैया मोहन नाम के भी कोई व्यक्ति थे और उनका ये क्या है एक वंश है, इस गांव में रहते थे। कोई जान ही नहीं पाएगा क्योंकि यदि व्यक्ति क्या है अकेला है। और आपने ये देखा भी होगा, अपने पास पास ऐसे बहुत सारे होंगे कि जैसे मान लीजिएगा मेरे जो बाबा होंगे उनके 2 भाई होंगे और मेरे पिताजी मेरे बाबा के हैं, मैं मेरे पिताजी का हूं, लेकिन जो मेरे दादाजी के जो भाई थे, मेरे दादाजी के भाई की क्या नहीं हुई, शादी नहीं हुई। तो जब इनकी शादी ही नहीं हुई तो इनकी संतान उत्पत्ति नहीं होगी, और इनकी संतान उत्पत्ति नहीं हुई तो इनका जो वंश है, जो कुल है, वो क्या हो गया, वहीं समाप्त हो गया। यानी कि अब इनका कोई आगे वंश है ही नहीं, केवल किनका चलता रहेगा, हमारे दादाजी का चलता रहेगा। तो यानी कि आप इस पूरे एग्जाम्पलों से एक बात समझ में आई आपको कि प्रत्येक जीव जो है इस संसार में जो रह रहा है वह अपने क्या चाहता है, अपनी जाति की निरंतरता। वह चाहता है कि उसकी जो जाति है वह निरंतर बनी रहे, तो अपनी जाति की निरंतरता चाहता है। और उस निरंतरता को ही प्यारे विद्यार्थियों हम कहते हैं उत्तरजीविता। तो प्रत्येक जीव जो है वह अपने जीव जाति की क्या चाहता है, निरंतरता चाहता है या उत्तरजीविता बनाए रखना चाहता है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, या इसी के लिए क्या किया जा रहा है, यह जनन किया जा रहा है। तो यही आप जनन की परिभाषा भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको जनन का महत्व भी कह सकते हैं। तो यदि मैं आपसे एक सिंपल सी भाषा में पूछ लूं कि जनन का महत्व क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि प्रत्येक जीव अपनी जाति को बनाए रखना चाहता है या प्रत्येक जीव अपने जाति की निरंतरता चाहता है। इसके लिए भी क्या करता है, जनन करता। अब जब जनन होगा तो विद्यार्थियों होगा क्या, जनन से होगी संतान, और वो भी कैसी, समान। यानी कि आपने ये पाया कि जनन की प्रक्रिया में एक जो जीव है वह जीव क्या कर रहा है, वह जीव समान संतान पैदा कर रहा है। और समान संतान पैदा करने की यह जो प्रक्रिया है बच्चों, यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। तो परिभाषा आ गई आपके सामने किसकी, जनन की, कि वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव अपने जैसी समान संतान क्या करता है, समान जीव को पैदा करता है, क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। तो क्या परिभाषा होगी, और दोबारा सुनिएगा, कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसी समान संतान पैदा करता है क्या कहलाती है बच्चों, जनन कहलाती है। और उसका महत्व कह लीजिए या उसकी आवश्यकता कह लीजिए, क्या हो गई, आवश्यकता क्या है, अपनी जाति की उत्तरजीविता या उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन किया जाता है। अब आपने देखा होगा प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपने जनन की परिभाषा पढ़ ली, आपने ये पढ़ लिया कि जनन का महत्व क्या है। अब हम चलते हैं अगली बात पर, और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपने ये पाया होगा कि जो मनुष्य होता है, यानी कि मनुष्य, मोहन क्या है, कि मनुष्य है। तो आपने ये देखा होगा कि मनुष्य के मनुष्य पैदा होता है। मान लीजिएगा कुत्ता जो है वह कुत्ते को जन्म देगा। यदि आपने एक आम का बीज लिया या आपने एक सेब का बीज लिया और आपने ये जिसको बोया, तो आप जानते हैं कि वहां से सेब का पेड़ ही उगेगा। ये नहीं है कि बीज तो हमने बो दिया किसका, सेब का, और उसमें फल किसके आगे, सिंगाड़े के। तो
ऐसा तो कभी होता नहीं कि सिंघाड़ा आ गया होगा। यानी कि आपने पाया कि एक जीव अपने जैसी ही समान जाति क्या करता है, उत्पन्न करता है। अब आपके दिमाग में चीज आ रही होगी कि सर जब एक जीव अपने समान दूसरा जीव पैदा कर रहा है तो उसका रीजन क्या है कि आखिरकार मनुष्य के मनुष्य ही क्यों पैदा हुआ, कुत्ते ने कुत्ते को ही जन्म क्यों दिया, और आम के बीज को बोने पर आम का बीज ही पैदा या आम का पेड़ ही क्यों बना। तो ये हमारे सामने एक नई चीज उत्पन्न हुई कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए यही होगा हमारा अगला टॉपिक कि आखिरकार जीव अपने जैसी समान संतान क्यों पैदा करता है। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। बच्चों अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक पर, जीव समान संतान क्यों पैदा करते हैं। मतलब कोई भी जो जीव है वह अपने जैसी ही एक नई स्ट्रक्चर यानी एक नई प्रकार की संतान जो है वह क्यों उत्पन्न कर रहा है, उसका रीजन क्या है। तो समझिएगा, देखना आप ये जानते हैं कि प्रत्येक जो जीव होता है उस जीव का जो शरीर है वह किससे मिलकर के बना होता है, कोशिकाओं से। तो मान लीजिएगा ये क्या है, कोशिका, और कोशिका के केंद्र में होता है बच्चों, ये हो गया इसका केंद्रक, और केंद्रक में पाई जाती हैं कुछ धागेनुमा संरचनाएं, जिन धागेनुमा संरचनाओं को हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। और ये क्रोमोसोम और जो गुणसूत्र होते हैं यह बच्चों मिलकर के बने होते हैं किससे, आपके डीएनए से और किससे, प्रोटीन से। तो आप क्या समझे, मैं दोबारा बता देता हूं, सुन लीजिएगा। मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक जीव का जो शरीर है वह एक सेल यानी कि कोशिका से मिलकर के बना होता है, और यह जो सेल है इसके सेंट्रल में क्या पाई जा रही है बच्चों, इसका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक में पाई जाती हैं धागेनुमा या तंतुनुमा क्या संरचनाएं, जिन्हें हम क्रोमोसोम या क्या कहते हैं, गुणसूत्र। और प्रत्येक जीव में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या फिक्स होती है। मैं यदि बात करूं मनुष्य की तो मनुष्य में पाए जाते हैं 23 जोड़ी, या टोटल कितने गुणसूत्र बच्चों, 46। और ये जो गुणसूत्र है वो किससे मिलकर बना होता है, डीएनए से और किससे, प्रोटीन से। अब हम जानते हैं नॉर्मली मनुष्य की बात की जा रही है, तो जो मनुष्य का बच्चा पैदा होता है वो कैसे होता है कि यह क्या है, नर का शुक्राणु, और यह क्या है, माता का अंडाणु। जब शुक्राणु अंडाणु से क्या करेगा, निषेचन करेगा यानी फर्टिलाइजेशन करेगा तो संतान उत्पन्न होगी, और इन दोनों के निषेचन से जो स्ट्रक्चर बनेगी वह स्ट्रक्चर क्या होगी, युग्मनज, अर्थात हो गया आपका जाइगोट। अब बच्चों आप जानते हैं कि शुक्राणु जो है, शुक्राणु भी क्या है, कोशिका, मतलब इसके अंदर भी क्या होगा, डीएनए, और इस माता के अंडाणु के पास भी क्या होगा, डीएनए। और इन दोनों का जो डीएनए है ये क्या हो रहा है, शुक्राणु किससे क्रिया कर रहा है, अंडाणु से। तो इन दोनों का जो डीएनए है वह किस में आ रहा है, इनकी होने वाली किस में आ रहा है, संतान में आ रहा है। तो माता और पिता दोनों का डीएनए की संतान में आता है। यही कारण है कि प्रत्येक जीव जो होता है वह अपने समान यानी एक रूप जैसी क्या करता है, संतान पैदा करता है। अर्थात मनुष्य मनुष्य को जन्म देता है, सेब के बीज को बोने पर सेब का पादप ही उगता है, और कुत्ता कुत्ते को जन्म देता है। तो इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था कि प्रत्येक जीव जो होता है उसमें अपने माता पिता का डीएनए आ रहा है, इसलिए ही समान संतानें जो है वो क्या हो रही है, समान पैदा हो रही है। क्योंकि यह डीएनए क्या बनाएगा आगे, प्रोटीन, और यह प्रोटीन ही है जो आगे चलकर क्या करेगी, शरीर का डायग्राम बनेगी, शरीर की संरचना का क्या करेगी, निर्माण करेगी। तो डीएनए ने बनाया प्रोटीन, और प्रोटीन जो है वो क्या कर रही है, शरीर की, बच्चे की शरीर की संरचना का निर्माण कर रही है। तो यहां पर आपने सीखा कि आखिरकार कोई भी जो जीव है वह अपनी समान संतान ही क्यों पैदा करता है। अब जब आपने बच्चों यहां ये जाना कि जो जीव है वह अपने समान ही संतान पैदा कर रहा है, तो आपके दिमाग में फिर एक चीज उत्पन्न होती है, हम हमारे माता पिता के कैसे हैं, समान।
हम हमारे माता पिता के कुछ हद तक समान हैं। याद रखना, हम समान तो हैं परंतु पूर्ण रूप से क्या नहीं है बच्चों, पूर्ण रूप से समरूप नहीं है। मतलब समान का मतलब समझना, यहां क्या कह रहा हूं मैं कि हमारे माता पिता भी कौन है, मनुष्य, और हम भी कौन है, मनुष्य। यानी कि मनुष्य से मनुष्य पैदा तो हुआ, लेकिन हम हमारे माता पिता के क्या नहीं है, पूर्ण रूप से क्या नहीं है, समरूप नहीं है। यानी कुछ ना कुछ तो अंतर है हम में। हमारे चेहरा जो है वो माता पिता से मैं से नहीं खा रहा, तो कुछ ना कुछ तो क्या हो रहा होगा हम में और हमारे पिता में क्या है, हमारे माता पिता में क्या है, अंतर है। हम कैसे नहीं है, पूर्ण रूप से समरूप नहीं है। तो फिर आपके सामने एक नई चीज उत्पन्न हुई कि आखिरकार हम हमारे माता पिता के पूर्ण रूप से समरूप क्यों नहीं है। आखिरकार ऐसा क्या कारण रहा होगा कि हम जो है वह पूर्ण रूप से समरूप नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में कि आखिरकार हम हमारे माता पिता के पूर्ण रूप से समरूप क्यों नहीं होते। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों, संतान पूर्ण रूप से समरूप क्यों नहीं है। तो समझिएगा क्यों नहीं होती। क्या होता है, आपने पढ़ लिया कि डीएनए, माता पिता का जो डीएनए है वह उसकी संतान में आ रहा है। अब होता क्या है विद्यार्थियों कि जो हमारा डीएनए है, यह डीएनए अपनी प्रतिकृति अर्थात प्रतिरूप बनाने का क्या करता है, कार्य करता है। कि प्रत्येक जो डीएनए होता है वह अपनी दो प्रतिकृतियां बनाता है। एक डीएनए से कितनी प्रतिकृति बन रही है, दो। और जब एक डीएनए से दो प्रतिकृतियां बनती हैं, मैंने क्या कहा दोबारा सुनिएगा, प्रत्येक डीएनए जो होता है वह अपनी प्रतिकृति बनाने की क्षमता रखता है, बनाता है प्रतिकृति, प्रतिरूप। और जब यह डीएनए अपनी प्रतिकृति बनाता है, कितनी बना रहा है, दो। तो जब इस डीएनए ने अपनी दो प्रतिकृतियां बनाई तो यह हो जाता है, यह हो सकता है कि इन दोनों प्रतिकृति बनते समय कुछ ना कुछ क्या आ गया हो, अंतर आ गया हो, किसमें, डीएनए की इस संरचना में। और जब डीएनए की प्रतिकृति में कुछ अंदर प्रतिरूप में क्या आ सकता है, कुछ अंतर आ जाता है। एक डीएनए से जब दो प्रतिकृतियां बनाई जाती हैं तो हो सकता है कि इसमें क्या आ जाए, कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर आ जाए। और कुछ डिफरेंस और कुछ अंतर आने के कारण ही जो संतान उत्पत्ति हो रही है, यानी माता पिता की जो संतान उत्पन्न हो रही है, उस संतान में हमें सामान्यतः कुछ असमानताएं दिखाई देती है। और माता पिता से उसकी संतान में जो असमानता दिखाई दे रही है बच्चों, इस असमानता को ही सामान्यतः हम विभिन्नता या विविधता और वेरिएशंस के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने क्या कहा कि एक डीएनए से दो नई प्रतिकृतियां बनी डीएनए की, तो इस दौरान क्या होता है कि डीएनए की प्रतिकृति बनते समय डीएनए की प्रतिकृति में कुछ अंतर आ जाता है। और इस अंतर के आने के कारण जो माता पिता से संतान हो रही है उस संतान में भी कुछ असमानताएं आती हैं, यानी असमान गुण दिखाई देते हैं माता पिता की तुलना में। इन असमान गुणों को विभिन्नता या विविधता अर्थात वेरिएशन कहा जाता है। समझिएगा एग्जाम्पल से, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, हमारी कर्णपाली है। आपने अपने पास ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, आप यदि गौर से देखेंगे, आपने स्वयं की भी और मेरी भी यदि आप देख पा रहे हैं अच्छे से, तो मेरी जो कर्णपाली है वो आपको साफ साफ अलग दिखाई दे रही है। परंतु कुछ लोगों की जो कर्णपालियां होती हैं वह इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है। मैं आपको, आप यहां पर डायग्राम देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम में आप ये साफ साफ पता लगा पा रहे हैं कि आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक में जो कर्णपाली है वह अलग है और एक में कर्णपाली क्या है, अलग। ये क्या है बच्चों, यह संतानों में क्या दिखाई दे रही है, विभिन्नता दिखाई दे रही है। जैसे मान लीजिएगा जो माता पिता हैं उनकी कर्णपाली कैसी है, बिल्कुल हमारे जैसी है। लेकिन अब जो उनकी संतान पैदा हुई उनकी हमारी जैसी कर्णपाली ना होकर के जैसी इस डायग्राम में दी गई है दूसरे टाइप की कर्णपाली, वैसे ही बच्चे के कर्णपाली बच्चा जो पैदा हुआ उसकी कर्णपाली इस प्रकार से जुड़ी हुई आई, किसके साथ, उसके गालों के साथ। तो यह जो गुण है उसके माता पिता में नहीं था, लेकिन
उसकी जो संतान है उस संतान में ये क्या आ गया, गुण आ गया। और ये जो असमानता है बच्चों, इस असमानता को ही हमने क्या कह दिया, विभिन्नता या विविधता कह दिया। तो याद रखिएगा कि विभिन्नताएं विविधताएं क्यों आती हैं, तो वह आती हैं या तो डीएनए की प्रतिकृति में अंतर के कारण, या जो आपके गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों में भी बच्चों बहुत बार क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इन गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने पर भी सामान्यतः विभिन्नता या विविधता उत्पन्न होती है। लेकिन यहां पर हम पढ़ रहे हैं डीएनए के कारण आने वाली विभिन्नता, मतलब सॉरी, इस चैप्टर में सामान्यतः हम डीएनए के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जब डीएनए की प्रतिकृति में बहुत ज्यादा अंतर आएगा तो आपने बहुत सारी विभिन्नताएं आप बहुत अच्छे ढंग से शो कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि किन्हीं बच्चों के जो चेहरे हैं वो जुड़े हुए आ गए, या गाय के एक्स्ट्रा टांग आ गई, ये सभी चीजें आपने देखी होंगी। और ये क्या होती हैं, ये विभिन्नताएं ही हैं, क्योंकि जिस गाय के एक्स्ट्रा टांग आई है उसकी माता जो होगी वो नॉर्मल होगी, उसके 4 ही पैर होंगे, लेकिन उसकी संतान के क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा पैर आ गया। और उसका रीजन क्या रहा होगा कि डीएनए की प्रतिकृति में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ, और उसकी बहुत अधिक परिवर्तन के कारण वह वेरिएशन हमें साफ साफ उसकी संतान में दिखाई दिया। जब प्रतिकृति में परिवर्तन कम होता है तो विभिन्नताएं सामान्यतः कम आती हैं। तो आपने यहां ये सीख लिया कि आखिरकार संतान जो है वह पूर्ण रूप से समरूप क्यों नहीं है। अब बच्चों आपने विभिन्नता और विविधता भी पढ़ा। अगला हमारा टॉपिक यही होगा कि विभिन्नता और विविधताओं का आखिरकार मानव के जीवन में क्या महत्व है, या किसी भी जीव के जीवन में विभिन्नताएं किस प्रकार से उपयोगी होती हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बच्चों अगला हमारा टॉपिक है विभिन्नता या वेरिएशंस का महत्व, यानी इंपॉर्टेंसी क्या है एक लाइफ जीव की लाइफ में, वेरिएशंस की या विभिन्नताओं की। तो देखना समझना, पहली इंपॉर्टेंसी क्या है कि यह जैव विकास में क्या है, सहायक। जैव विकास का मतलब क्या होता है कि एक जीव से नई प्रजाति का क्या हो गया, उत्पन्न हो गई, यानी बिल्कुल डिफरेंस क्या हो गई, प्रजाति उत्पन्न हो गई। समझिएगा कैसे, मान लीजिएगा बच्चों यह कौन है, जनक है, और जनक से जो संतान पैदा हुई उस संतान में क्या आई, कुछ विभिन्नताएं आई। और जनक से एक संतान पैदा हुई और संतान में क्या आ गई, विभिन्नता आ गई। जैसे मान लीजिएगा हम सभी के क्या हैं, 2 हाथ हैं, 2 क्या हैं, पैर हैं, 2 आंखें हैं। अब इस मनुष्य की जो संतान पैदा हुई वह अलग टाइप की हुई, यानी उसके 3 आंख हो गई। अब ऐसा कब हो सकता है बच्चों, हम पढ़ चुके हैं ऐसा वेरिएशंस के कारण ही हो सकता है। परंतु ये जो वेरिएशंस आए, ये वेरिएशंस हो क्या रहेंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते जा रहे हैं। और एक समय पर एक ऐसी संतान पैदा हो गई जो अपने पूर्वजों से क्या है, पूर्ण रूप से ही क्या है, अलग है। तो आप कह दोगे कि भैया इस पृथ्वी पर अब मनुष्यों की एक नई प्रजाति पैदा हो गई है। तो यानी कि आपने पाया कि एक जीव से नॉर्मली जीव तो पैदा होता ही है, लेकिन हम प्रजाति क्या कहते हैं, नई जाति का विकास कब कहते हैं, जब जो संतान पैदा हो रही है वह अपने पूर्वजों से क्या हो, पूर्ण रूप से अलग हो। पूर्ण रूप से अलग होना चाहिए, ये नहीं है कि जनक से एक संतान पैदा हुई और आपने केवल इस संतान को देख करके ही ये कह दिया कि भाई मनुष्यों की नई वेरिएशन आ गई है। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कहते। हमने ऐसा पढ़ा भी हुआ है, हम देखते भी है, न्यूज़पेपरों में पढ़ते हैं कि बच्चे जो हैं उनके दोनों के चेहरे, एक बच्चे के 2 सिर आ गए। इसका मतलब हमने ये तो नहीं कहा कि मनुष्य की नई जो जाति है वह पैदा हो गई, यानी कि 2 सिर वाले बच्चे पैदा होने लग गए, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, तो वो केवल एक ही हुआ। और उसका रीजन क्या था, हो सकता है कि कोई ना कोई विभिन्नताएं आई हो और विभिन्नता से वो पैदा हुआ। लेकिन यदि विभिन्नता लगातार चलती रहती, उसके संतान से फिर संतान होती, उस संतान से असंतान होती जाती, और लगातार ये संतानें आती रहती, और जो संतति पैदा होती वह यदि अपने जनकों से पूर्ण रूप से क्या होती बच्चों, अलग, तो हम कहते कि यह क्या है, नई जाति का क्या हुआ, विकास। इसे ही क्या कहा जाता है, जैव विकास। इसलिए हमने यहां कहा कि किसी भी नई जाति के विकास में क्या है, विभिन्नताएं सहायक हैं। अब हम बात करते हैं और यदि अच्छे ढंग से समझें
तो मनुष्य का पहले ही तुरंत तो मनुष्य पैदा हुआ ही नहीं होगा इस पृथ्वी पर। आप भी जानते हैं शुरू से पहले कौन से जीव पैदा हुए, उसके बाद क्या आए। तो लगातार आपने ये पाया, हम जब मनुष्य के जीवन क्रम को पढ़ते हैं तो लगातार उन संरचनाओं में, उन जीवों में वातावरण कंडीशनों के अनुसार परिवर्तन होते गए, और परिवर्तन होने पर मनुष्य क्या हुआ, मनुष्य का विकास हुआ। तो हम पूर्ण रूप से क्या हैं, हमारे पूर्वजों से अलग रहे हैं, तभी तो हमें क्या कहा जाता है कि नई प्रजाति कहते हैं। मनुष्य क्या है कि नई जाति है। तो प्रत्येक नई जाति के विकास में सहायक होता है कौन, वेरिएशन। दूसरा बच्चों, प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए भी क्या है, उपयोगी है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कैसे, तो सुनना। मान लीजिएगा यह एक झाड़ियों का क्या है, समूह है, एक झाड़ी है, और इस झाड़ी में कुछ क्या रह रहे हैं बच्चों, कीट रह रहे हैं। और ये कीट कैसे हैं, यह कीट जो हैं, जो यहां पर रह रहे हैं, इन कीटों का जो बॉडी है, ये बॉडी इस प्रकार की है कि यह केवल और केवल 45 डिग्री सेल्सियस तक का ही क्या कर पा रहे हैं बच्चों, तापमान सहन कर सकते हैं। और इन्हें कीटों को मैंने नाम दे दिया अल्फा कीट। कौन से कीट हो गए बच्चों, ये अल्फा कीट। तो अल्फा कीट जो है, इन अल्फा कीटों की बॉडी कितना डिग्री तापमान सहन कर सकती है, 45। पढ़ क्या रहे हैं अपन, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए आखिरकार किस प्रकार से उपयोगी है। तो मैंने कहा कि एक झाड़ी में अल्फा कीटों का एक समूह रहता है, और उसकी विशेषता क्या है कि वह 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ही तापमान सहन कर सकता है। अब मान लीजिएगा धीरे धीरे क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अब यदि तापमान पृथ्वी का 45 से ज्यादा हो गया तो ये जिंदा तो रह ही नहीं पाएंगे, एक दिन क्या हो जाएगी, इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए क्या होना चाहिए बच्चों, इसलिए होना ये चाहिए कि इनमें क्या उत्पन्न हुए, मान लीजिएगा इनके आपसी जनन से संतान पैदा हुई, और संतान में कुछ जीव ऐसे पैदा हुए, मान लीजिएगा कुछ नए जीव ऐसे पैदा हो गए जिनकी जो बॉडी है वह 55 डिग्री सेल्सियस तक का भी क्या कर सकती है, तापमान झेल सकती है। अब ये भी अल्फा कीट है और ये भी अल्फा कीट है, परंतु इनकी बॉडी तो 55 तक का तापमान झेल पा रही है, इनकी बॉडी 45 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल पा रही है। अब मान लीजिएगा किसी कारणवश गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ने लग गई और तापमान जो है पृथ्वी का अब वह हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड झेलने वाले जो कीट हैं वो तो मर जाएंगे, परंतु इनसे जो इसकी संतान पैदा हुई थी जिनमें विभिन्नताएं उत्पन्न हुई थी, और विभिन्नताओं से यह संतान में की बॉडी में जो गुण उत्पन्न हुआ था कितने तापमान झेलने का, 55 डिग्री सेल्सियस तापमान झेलने का, तो ये तो अब जिंदा रह पाएंगे। मतलब आपने ये पाया कि जो पुराने अल्फा कीट थे वो मर गए, लेकिन ये भी तो क्या है, अल्फा कीट हैं, लेकिन ये क्या है, जिंदा है। अब यदि मान लीजिएगा यदि वेरिएशन उत्पन्न नहीं होता तो क्या ये जीव जो है अल्फा जीव हैं वह इस तापमान में जिंदा रहते, नहीं। और यदि ये भी इनके अंदर भी यह विभिन्नता नहीं आती तो यह भी इनके साथ मर जाते, और इन अल्फा कीटों का अस्तित्व जो है वह इस दुनिया से क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। तो इसका मतलब आपने क्या पाया, आपने पाया कि इनकी बॉडी में जो विभिन्नता उत्पन्न हुई वह क्या कर रही है, वह इनकी जाति की उत्तरजीविता को बनाए रखने में क्या कर रही है बच्चों, सहायक है या उपयोगी है। इसलिए हमने कहा कि विभिन्नता जो होती है वह किसी भी जाति की उत्तरजीविता को बनाए रखने में उपयोगी होती है और जीव का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखती है। बात वही है, आपने पाया कि जब जीव अपनी उत्तरजीविता बना रख लेगा तो सिंपल सी कहानी है कि वह अपना स्वतंत्र जो अस्तित्व है वह भी इस पृथ्वी पर रख सकता है। तो दोनों बात एक ही है, आप चाहे तो इसे इन दोनों को ही याद कर सकते हैं, ये और इसमें लगभग समानता ही है। तो आपने यहां ये पाया कि विभिन्नताएं कैसे आई और विभिन्नता का महत्व क्या है। तो बच्चों आज की इस क्लास में हमने इस चैप्टर की जो बेसिक फंडामेंटल था उसको हमने पूरा कर लिया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जनन कितने प्रकार का होता है, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियां और अलैंगिक जनन की परिभाषा के बारे में। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और ऐसे ही अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। नमस्कार, जय हिंद।